अभी जो है वो वहां पे कल क्या पढ़ा लास्ट है? क्या चल रहा था? देवताओं के प्रकार लिखिए नाम। मतलब एक तो आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता। अच्छा, तो पहले रिवीजन कर ले। तो कल पढ़ा उसका रिवीजन कर ले। कहां से स्टार्ट किया था कल? कल कहां से स्टार्ट किया था? कहां से? वर्ण व्यवस्था। अच्छा, मतलब सामाजिक व्यवस्था स्थिति चल रही थी। अच्छा, ऋग्वेदिक काल के हम सामाजिक स्थिति पढ़ रहे थे। हाँ, तो यहाँ का समाज कैसा था? समाज कैसा था? परिवार, परिवार संयुक्त था ना। वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। तो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी या कर्म पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी ना। अच्छा, तो कितने प्रकार के वर्ण मिलते हैं? कितने प्रकार के वर्ण मिलते हैं? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहां उल्लेख मिलता है इन 4 वर्णों का? इन 4 वर्णों का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें इसका उल्लेख मिलता है। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ा था? यहाँ पर जाति व्यवस्था चलती थी क्या ऋग्वेदिक काल में? जाति व्यवस्था थी क्या? सामाजिक असमानता थी क्या? नहीं, जाति व्यवस्था भी नहीं थी, सामाजिक असमानताएं भी नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी या खत्म थी? एकदम अच्छी थी ना। हाँ, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? शानदार थी। शिक्षा का अधिकार था। तो कौन से 2 अधिकार थे जो नहीं थे? संपत्ति का अधिकार और राजनीतिक अधिकार। एक तो राजनीतिक अधिकार नहीं था और एक संपत्ति का अधिकार नहीं था। अच्छा, कौन कौन सी महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी थी? कुछ नाम पढ़े थे हमने? कौन कौन सी थी? लोपामुद्रा, है ना। घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा और काक्षावर्ती, ये 5 विदुषी महिलाओं का हमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अच्छा, इसके बाद देखा था मैंने कि कुछ महिलाएं योद्धा भी थी। योद्धा थी ना, लड़ाई करना भी जानती थी। क्या नाम था उसका? जो योद्धा थी महिला, उसका नाम क्या था? विस्फला। क्या नाम था? विस्फला। जो न्याय करती थी लड़ते हुए ना। जो कम होता था, मान लो 2 बंदे लड़ रहे हैं, एक साइड लड़ रहा है ए और एक साइड लड़ रहा है बी, तो पहले तो आ जाएगी इसके साइड से। इसी तरह से लड़ाई कर रही है तो इसके बंदों को सल्टा रही है। पता चला कि ये कमजोर होता जा रहा है तो इसकी तरफ आ जाती और इसके बंदों को मार दी। फिर ये कमजोर होता है तो इसके साइड आ जाती। यानी ऐसे लड़ती थी। जिसकी सेना कमजोर होती थी उसकी सहायता करती थी। कौन? विस्फला। कुल मिलाकर वो इस तरीके से न्याय स्थापित करना चाहती थी। मैं न्याय स्थापित करूंगी इस प्रकार से। अच्छा, उस समय बाल विवाह प्रचलित थे क्या? नहीं थे बाल विवाह। अच्छा, दहेज प्रथा थी क्या? अच्छा, लेकिन अपनी बेटियों को माता पिता उपहार देते थे, उसे क्या बोलते थे? वहतु। क्या बोलते थे? वहतु। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था इसके बाद? हाँ, विधवा पुनर्विवाह था ना। विधवाओं को अधिकार है, ये दूसरी शादी कर सकती है। और बहुविवाह प्रचलित था, एक से अधिक शादियां कर सकते थे लोग, है ना। लुगाइयां भी कर सकती थी, लोग भी कर सकते थे। अच्छा, इसके बाद नियोग प्रथा पड़ी थी। क्या थी नियोग प्रथा? कि जो लेडीज विधवा हो गई हो वो संतान प्राप्ति के लिए किसी पुरुष के साथ रह सकती थी, है ना। ये नियोग प्रथा थी, उसमें प्रचलित थी। अच्छा, इसके बाद क्या देखा था हमने कि ऐसी कुछ लड़कियां, ऐसी कुछ महिलाएं होती थी जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए शादी नहीं करती थी कि मैं तो पढ़ूंगी लिखूंगी अभी तक, मुझे शादी वादी नहीं करनी, फालतू लाइफ बनाना है, कैरियर बनाना, इस चक्कर में वो पढ़ती थी और शादी नहीं करती थी। तो ऐसी महिलाओं को क्या बोलते थे? अमाजू। ऐसी महिलाओं को बोलते थे अमाजू, जो पढ़ाई के लिए विवाह नहीं करती थी, शिक्षा प्राप्त करने, उनको अमाजू बोलते थे। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ा था? हाँ, इसमें अंतरजातीय विवाह था, है ना। अंतरजातीय विवाह होता था। अच्छा, आर्य योद्धा थे, बुद्धिमान भी थे। अच्छा, और एक और चीज बड़ी शायद क्या पढ़ा था? एक दास या दास्ता का उल्लेख मिलता है इसमें ना, ऋग्वेद में दास या दास्ता का उल्लेख मिलता है। और क्या पढ़ा था? धार्मिक स्थिति। अच्छा, सामाजिक हो गई पूरी। अच्छा, तो धार्मिक स्थिति में पहले पढ़ा था बहुदेववाद।
बहुवचन देववाद क्या होता है? हाँ, यानी कई देवताओं की पूजा करते थे ऋग्वेदिक काल में, है ना, स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद एक जर्मन दार्शनिक हुआ था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने एक सिद्धांत दिया था एकादि देववाद, है ना, एकाधिक देववाद सिद्धांत दिया था। इसका क्या तात्पर्य था? एकादि देववाद से क्या बोलना चाह रहा था मैक्स मूलर ऋग्वेदिक आर्य के बारे में? नहीं पता। वो इसे बोलना चाह रहा था कि ऋग्वेदिक आर्य ना सोमवार को तो भगवान शंकर को पूजते हैं, मंगलवार को तो बालाजी को पूजते हैं, बुधवार को गणेश जी को पूजते हैं, यानी कि एक दिन के लिए उनका एक ईश्वर ही प्रमुख होता था। और उस दिन वो अन्य जो सभी ईश्वर है ना वो गौण हो जाते थे, यानी इतने महत्वपूर्ण नहीं होते थे, गायब हो जाते थे, मान लो कि वो जो है वही सामने रहते थे। ये दिया था मैक्स मूलर ने। इसके बाद बढ़ता है एकेश्वरवाद। ऋग्वेद में कहीं ना कहीं हमें एकेश्वरवाद का भी उल्लेख मिलता है कि ये एक ईश्वर में इनकी आस्था थी, एक ईश्वर की भी ये पूजा किया करते थे। इसके बाद क्या पढ़ा था? निर्गुण, है ना, वो कौन सी भक्ति करते थे? निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे ऋग्वेदिक आर्य। अच्छा, फिर इनके देवताओं के बारे में पढ़ा था। पहला देवता कौन सा था? धोस, धोस या धो, दोस, दोस, धो, ये नाम है देवता, एक ही देवता है, तीन नाम इसके, दोस, दोस, धो। अच्छा, सबसे प्राचीन देवता ये ऋग्वेदिक काल का सबसे प्राचीन देवता कौन सा है? दोस, दोस या धो। अच्छा, इसके बाद कौन सा बताया? इंद्र, सबसे महत्वपूर्ण देवता है, सर्वाधिक उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में किसका? इंद्र भगवान का। अच्छा, है ना, और इसके बाद इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है और जल का देवता भी कहा गया है। किसको? भगवान इंद्र को। इसके बाद पढ़ा था हमने वरुण। वरुण पता है? अग्नि पढ़ी थी, अग्नि पढ़ी थी, है ना, तो मेरे अच्छा कॉपी गायब इसलिए हाँ, तो इसके बाद पढ़ा था मैं अग्नि। देखो सबसे महत्वपूर्ण देवता तो कौन सा था? इंद्र था, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण देवता था अग्नि। अग्नि को देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम या मध्यस्थ या दूत के रूप में जाना जाता था उस समय ना। भाई अग्नि से आदमी और देवता में कांटेक्ट हो सकता है, मैसेज था, मैसेज लिखकर क्या बोलते थे? स्वाहा, से मैसेज चला जाता था देवता के पास। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ा था? वरुण, है ना, वरुण पढ़ा था। इसके बाद अग्नि के बाद क्या पढ़ा था? वरुण पढ़ा था। अच्छा, वरुण को किसका संरक्षक बताया गया है? रीत का संरक्षक बताया गया। किसका बताया गया है? रीत का। अच्छा, इसका जो रेजिडेंस था, निवास स्थान था वरुण का, वो कहाँ था? वरुण कहाँ रहता था? 1000 सोने के खंभों के महल में। ऐसा महल था जिसके कितने खंभे थे? 1000। और कहीं के थे? सोने के थे। भाई तगड़ा आदमी था। अच्छा, उसको रीत लिखाई थी। फिर रीत क्या थी? संसार के नैतिक, भौतिक और कर्म कांडीय जो प्रणाली है ना, वो सभी जो सिद्धांत उन सबको क्या बोलते थे? रीत बोलते थे। और इसकी रक्षा कौन करता था? वरुण करता है। इसके बाद पूषण पढ़ा था। पूषण को ऋग्वेद में तो पशुओं का देवता बताया गया है ना, लेकिन उत्तरवैदिक काल तक आते आते इनको शूद्रों का देवता बताते, नीच जात का देवता बताते। किसको? पूषण को। इसके बाद हमने देखा था कि ऋग्वेदिक काल के जो अनुष्ठान या यज्ञ वगैरह होते थे वो सरल होते थे। यहाँ के जो मोस्टली देवता है वो पुरुष होते थे। और क्या पढ़ा था? बस ये पढ़ा था, एक चीज और पढ़ी होगी शायद। हाँ, परिवार का मुखिया था ना, वही यज्ञ में बैठता, यज्ञ वही करवाता था। दादाजी हो, पापा हो, चाचा हो, जो भी हो मुखिया होगा वो बैठेगा यज्ञ में। इसके बाद में देखे थे देवताओं के प्रकार। 3 प्रकार के देवता मिलते हैं, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, है ना। आकाश के देवता कौन कौन से बताए थे हमने? हाँ, घोष, दोष, है ना, सूर्य, मित्र और धोष, ये तो कहां के हैं? आकाश के देवता है। अंतरिक्ष के कौन कौन से थे? मारुति और वायु, है ना, इंद्र, वायु और मारुति। अच्छा, पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे? सोम था, सोम और सोम, अग्नि और पृथ्वी। कहां के देवता थे? धरती के देवता थे ना। हाँ, ये प्रकार दिखे देवताओं के। और फिर मैंने एक बात बताई थी कि 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवता है, जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। समथिंग शायद मुझे एग्जैक्ट संख्या अभी भी याद नहीं आ रही। आकाश के देवता 11 थे शायद, मतलब ऐसे डिवाइड करके 11, 17 कुछ ऐसे करके 33 देवता कुल मिला के, तो 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवता है। ठीक है ना, ये बात कर ली हमने ऋग्वेदिक काल की।
और ऋग्वेदिक काल हो गया हमारा पूरा समाप्त। अब अगला काल पढ़ेंगे हम उत्तरवेदिक काल। हेडिंग करो उत्तरवेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड कितना था? ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड कितना? 1400 से 1000, 1500 से 1500 बीसी से 1000 बीसी ना, 1000। सॉरी इसलिए क्यों लिख रहा हूं? हाँ ये तो किसका था? ये तो उसका था ऋग्वेद का ना। इसका है 1000 से 600। उत्तरवेदिक काल का जो टाइम पीरियड कितना है? 1000 से 600 बीसी और ऋग्वेदिक काल का था 1500 से 1000 बीसी। अब देखो हम जो चीजें हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ ली ना, उन्हीं चीजों को मोस्टली चीजों को हम यहीं रिवाइज करेंगे। मतलब कि बहुत सारी चीजें आएगी, सेम चीजें आएंगी ऋग्वेदिक काल में और उत्तरवेदिक काल में, बट हमें सेम को नहीं पढ़ना, हमें उनको पढ़ना जो अलग है उन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन सेम में से थोड़ी आएगा। ऐसे थोड़ी आएगा कि ऋग्वेदिक काल में भी ऐसा मिल जाता कि उत्तरवेदिक काल में ऐसा मिल जाता, ऐसे कैसे नहीं आएंगे। वो उल्टा पूछेगा, जो नहीं मिलता है ना उसकी चीज के बारे में पूछता है, तो वो चीजें देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरवेदिक काल की भौगोलिक स्थिति की, है ना। हेडिंग लगाओ भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति देखो, अगर मैं बात करूं ऋग्वेदिक काल की, तो ऋग्वेदिक काल की भौगोलिक स्थिति क्या थी? जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका स्टार्टिंग में निवास स्थान कौन सा था? कहां रहने लगे थे स्टार्टिंग में वो? ऋग्वेदिक आर्य प्रारंभ में किस क्षेत्र में रहने लग गए थे? हाँ, कौन से क्षेत्र में रहने लग गए थे ऋग्वेदिक आर्य? सप्त सैंधव क्षेत्र था, उस सप्त सैंधव में ऋग्वेदिक आर्य रहने लग गए थे। तुम अगर डेली जाके नहीं पढ़ोगे ना, तो ना तो इन कोचिंग वालों को ना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हारी कॉपियां भरा के चला जाऊंगा, मेरी कॉपियां भरी रहेगी। जब तक इनको जाके रिवाइज नहीं करोगे ना, तुम्हारे जो पैसे लगेंगे ना, देखो हमने पैसे ले लिए, हमारा काम पढ़ाने का। तुम घर जाके पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, ये तुम्हारा काम है। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम टेस्ट ले सकते हैं, तुम लोग टेस्ट के माध्यम से तुम्हें तैयारी करवा सकते हैं। फिर भी नहीं पढ़ रहे ना, तो तुम तुम्हारे पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम्हारी अभी उम्र है मटर गश्ती करने की, मौज मस्ती करने की। और ये टाइम पे ही इतनी एनर्जी रहती है जितनी एनर्जी किसी भी एज में नहीं रहती इंसान के बीच। इस एनर्जी को अगर सही डायरेक्शन में लगा दिया ना, तो तुम्हारी लाइफ सेट है। और इसी एनर्जी को आपने दूसरे डायरेक्शन में लगा दिया ना, तो तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉयड है, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो उस मेन काम ये करो कि जो पढ़ा रहे हैं कम से कम उस पर ध्यान दो। हाँ, अगर तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं हो ना, तो घर वालों को साफ साफ मना कर दो कि पापा मुझे नहीं पढ़ना, आप पैसे मत लगाओ। आप पैसे लगा रहे हो तो मुझे तो कोई बिजनेस खोल के दे दो, मैं वो बिजनेस कर लूंगा, मैं उसमें काम कर लूंगा, पढ़ाई नहीं मेरे से नहीं हो सकती। साफ साफ मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पापा मम्मी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है नहीं होती फिर वो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई करने आ गए हो तो ईमानदार से पढ़ाई करो। तुम्हारे माँ बाप ने क्या सपना सोच के तुम्हें यहाँ भेजा है? अगर कल तुम्हारे मम्मी पापा से कोई पूछता होगा कि तुम्हारा बेटा या बेटी क्या कर रही है, तो एक बार किसी और का देखना, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे सामने नहीं कहेंगे, किसी और के मम्मी पापा अपने बेटे के बारे में किसी और को कहे ना, उनका चेहरा देखना एक बार कितना खिल उठता है कि मेरा बेटा तैयारी कर रहा है जयपुर में, एसएससी या रेलवे दिल्ली पुलिस जिसकी भी कर रहा है, तैयारी कर रहा है मेरा बेटा या बेटी, जॉब लग के आएगा। और जब उनको ये हकीकत पता चले ना कि बेटा या बेटे को कल का भी याद नहीं है, तब उनके दिल पे क्या गुजरेगी तुम ये सोच के देख लो। तुम ये एक चीज याद रखना, किसान होता है ना, किसान सर्दी में अपनी फसलों को पानी पिलाता है, लाइट रात को आती है ना। दिसंबर का महीना होता है, कड़ाके की ठंड पड़ती भयंकर वाली, जिसमें
बुशेट शर्ट पहन के और धोती पहन के पाँव को उस पानी में, घुटनों तक पानी भरा रहता है, उसमें जाके रात को 12 बजे करीबन उस ठंडे पानी में खड़ा रहता है, उस गर्मी मरता रहता है वो, लेकिन फिर भी उसको फसल तैयार करनी है। अगर वो पानी नहीं पिलाएगा उसकी फसल खराब हो जाएगी रात के 12 बजे। तुम लोगों को न तो बड़े रजाई ओढ़ के बड़े एसी बैठो आराम से, कूलर में बैठो, रूम में बैठो आराम से, बस पढ़ाई करनी है। उसकी फसल वो है, तुम्हारी फसल ये है। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाएगी, फसल का तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर लाइफ बनानी है तो एकमात्र साधन है शिक्षा। शिक्षा जिसके आज शिक्षा है ना आज के टाइम पे, उसके पास पावर है, समझ लो। जब शिक्षा नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। अपनी लाइफ सेट करनी है तो शिक्षा को प्राप्त कर लो, इससे दोस्ती करो, किताबों से, किताबों के साथ जो करना किताबों के साथ करो, लीड जुड़ो की तरह मत रहो हमेशा ही। बच्चे नहीं हो, सब कॉलेज पास करके तो आगे कम से कम ग्रेजुएशन कर रहे हो। बच्चों की तरह बच्चों को समझाना पड़ता है कि पढ़ना पड़ता है डेली। एक चीज हमेशा माइंड में चीज रखना कि अगर मैं पढ़ूंगा ना तो जॉब लगूंगा। हमेशा एक चीज आती है यार मैं काम क्यों करूं, कोई भी काम करते हैं तो उसका रीजन पता चलना एक काम क्यों करूं मैं। तो एक बात हमेशा याद रखना माइंड में चीज है, दीवार पे जहां पढ़ो चपका लो। एक तो अपने मम्मी पापा की फोटो और दूसरा तुम्हारा लक्ष्य। जब भी भटको तो मम्मी पापा को देख लेना, वो उन्होंने क्या उम्मीद से तुम्हें आगे जाए, उनकी क्या उम्मीद है तुमसे जुड़ी हुई है। ये बाहर घूमना, बाहर जाके चाय पीना, कॉफी पीना, ये बाद में कर लेंगे, जॉब लगने के बाद ही खूब करेंगे, खूब होगा, टाइम खूब आएगा। ये टाइम निकल गया ना कुछ नहीं होने वाला, इसलिए पढ़ लिया करो, लेक्चर खत्म, पढ़ाई करो। भौगोलिक स्थिति ना, नहीं पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, भौगोलिक स्थिति मैं बोल रहा था, ऋग्वैदिक जो आर्य थे ना, वो जो पहली बार निवास स्थान का कहीं हुआ था तो वो था सप्त सिंधु क्षेत्र था। सप्त सिंधु यानी सिंधु नदी, उसकी 5 सहायक नदियां थी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और एक नदी है सरस्वती नदी। इन 7 नदियों का जो क्षेत्र था उसमें ऋग्वैदिक आर्य रहा करते थे स्टार्टिंग में। वो तो थी इनकी भौगोलिक स्थिति। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो ये आर्य थे इनका निवास स्थान चेंज हो गया और ये आर्य उससे थोड़ा आगे बढ़कर आ गए। और जो गंगा यमुना का मैदान है ना, इस गंगा यमुना के 2 आब में आकर रहने लगे। 2 आब यानी 2 नदियों का मैदान है ना, 2 नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान बोलते हैं 2 आब। इस गंगा यमुना 2 आब में आकर रहने लगे, निवास स्थान इनका ये हो गया। एक ब्राह्मण साहित्य मिलता है शतपथ, शतपथ ब्राह्मण। इस शतपथ ब्राह्मण में हमें एक उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ऐसे मिलता है कि एक कोई राजा था विधेद माधव। विधेद माधव करके एक राजा था और इस विधेद माधव का जो हमें शासन काल दिखता है, क्षेत्र दिखता है ना, वो एक नदी है सदानीरा। इसी का दूसरा नाम है गंडक। सदानीरा या गंडक नदी जो गंगा की सहायक नदी है ना, सदानीरा या गंडक नदी को इन उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे इनकी पूर्वी सीमा माना जाता है। कि मान लो इनका एक पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पूर्व तक इनका क्षेत्र कहां तक था, तो जहां तक गंडक नदी बहती है ना वहां तक इनका क्षेत्र माना जाता है उत्तर वैदिक काल के आर्यों। कहां उल्लेखित है सर? शतपथ ब्राह्मण में ऐसा उल्लेखित है। उसके बाद ये जो भौगोल ये आर्य थे, कौन से उत्तर वैदिक काल वाले आर्य, इस समय की क्या राजनीतिक स्थितियां थी क्या नहीं थी उनके बारे में देखेंगे। तो एक बार इसके बारे में लिखते हैं, भौगोलिक स्थिति बारे में लिखो। हेडिंग लगा है ना, भौगोलिक स्थिति, इसमें लिखो। ऋग्वैदिक काल के बाद ऋग्वैदिक काल के बाद आर्यों का निवास स्थान ऋग्वैदिक काल के बाद आर्यों का निवास स्थान गंगा यमुना 2 आब हो गया था। गंगा यमुना 2 आब हो गया था। नेक्स्ट सेंटेंस, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, शतपथ
तुझे वे पूछ लूं मैं कि शतपथ ब्राह्मण कौन से वेद का ब्राह्मण साहित्य है, तो डब्बा गोले पर बता सकते हो? क्या पता, मुझे झूठा साबित कर रही है। सही है, यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, उसका ब्राह्मण साहित्य कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। क्या लिखा है मैंने? शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विधेद माधव, विधेद माधव, विधेद माधव नामक राजा, विधेद माधव नामक राजा का क्षेत्र, विधेद माधव नामक राजा का क्षेत्र सदानीरा या गंडक नदी तक था, सदानीरा या गंडक नदी तक था, गंडक नदी तक था, जो इनकी पूर्वी सीमा को, जो इनकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है, जो इनकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है। लिख लिया? देखो ऋग्वेदिक काल में हमें एक पर्वतमाला का उल्लेख मिलता है ना, ऋग्वेदिक काल पढ़ा है उसमें एक पर्वतमाला का उल्लेख मिलता है। कौन सी? ऋग्वेदिक काल में केवल एक ही पर्वतमाला का उल्लेख मिलता है। कौन सी थी वो? कौन सी पर्वतमाला थी वो? मुंजुवत पर्वतमाला, जिसको आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं ना, मुंजुवत पर्वतमाला का उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक काल के समय। इस समय उत्तर वैदिक काल के समय हमें वैदिक साहित्य में 3 पर्वतमालाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी का? 3 पर्वतमालाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी? एक पर्वत का नाम है त्रिककुद, एक का नाम है केंज, और एक का नाम है मेनाक। यानी कि उत्तर वैदिक काल में हमें 3 पर्वतमालाओं का उल्लेख मिलता है। एक है त्रिककुद, एक है केंज और एक है मेनाक। लिखो इनके बारे में लिखो। नेक्स्ट लाइन लिखो। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में 3 पर्वतमालाओं का, 3 पर्वतमालाओं का उल्लेख मिलता है। 3 पर्वतमालाओं का उल्लेख मिलता है, जो निम्न है, जो निम्न है। तीनों नाम लिखो, त्रिककुद, केंज और मेनाक। दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है आपको? त्रिककुद, केंज और मेनाक। लिख लिया? ये हो गई उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति। ठीक है ना? ये कहाँ रहते थे? गंगा यमुना दोआब में रहते थे। इनकी पूर्वी सीमा का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, जो कौन सी थी? सदानीरा या गंडक नदी डिसाइड करती थी। यानी विधेद माधव का राजा, उसका क्षेत्र यहाँ तक था। इसी बाद हमने देखा इसमें क्या देखा था? ये है पर्वत का उल्लेख मिलता है 3 पर्वतमालाओं का। कौन कौन सी? त्रिककुद, केंज और मेनाक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, राजनीतिक स्थिति। हिंदी पे मजा ना, मेरी हिंदी थोड़ी नामाडोल है ना, मात्राओं उल्टी सीधी लग जाएगा। राजनीतिक स्थिति देखो, तो जो ऋग्वेदिक काल था, उस ऋग्वेदिक काल में आर्य थे, आज यहाँ रह रहे हैं, कल वहां रहेंगे, परसों कहीं और जगह रहेंगे, ऐसे थे ना। मतलब या घुमक्कड़ थे, नोमिकेट बोलते हैं इंग्लिश में, नोमिकेट। घूमते थे ना, एक जगह स्थायी निवास बनाकर नहीं रहते थे। दूसरा, जो राजा का पद था वो इतना शक्तिशाली नहीं था उस समय।
दूसरा शक्तिशाली भी नहीं था और वंशानुगत भी नहीं था। हालांकि ऋग्वेदिक काल का जो अंत समय आता है, मतलब फाइनल एज आती है ऋग्वेदिक काल की लास्ट में, उस समय तक एक गोप पद हुआ करता था जो कि राजा की तरह ही था, वो वंशानुगत हो गया था फाइनली। स्टार्टिंग में तो वंशानुगत पद नहीं था। उत्तरवैदिक काल तक आते आते जो आर्य थे वो अपना एक निवास स्थान बनाकर एक जगह फिक्स जगह रहने लग गए थे। यानी अपने अपने जो राजा थे वो अपने अपने अलग अलग क्षेत्र बनाने लग गए थे, यानी क्षेत्रवाद शामिल होने लग गया था। यहाँ पर इस समय क्या होने लगा था, क्षेत्रवाद आने लग गया था। क्षेत्रवाद जैसी राजनीति इस तरह क्षेत्रवाद का साम्राज्य स्थापित होता है कब, उत्तरवैदिक काल में। क्षेत्रवादी साम्राज्य स्थापित होने लग जाता है। दूसरा, उत्तरवैदिक काल में जो राजा था ना, राजा की स्थिति में थोड़ा विकास हुआ था, राजा की स्थिति में थोड़ा विकास होने लग गया था, यानी राजा की जो पावर थी वो बढ़ने लग गई थी। उत्तरवैदिक काल तक आते आते जो राजा था वो एक तो शक्तिशाली हो गया, पावरफुल हो गया। राजा की गरिमा बढ़ने लग गई थी, यानी राजा की लोगों के नजरों में इज्जत बढ़ने लग गई थी इस समय। पहले इज्जत नहीं थी, अपने में से 20 में से कोई बढ़ता था कहीं नहीं इज्जत है, लेकिन अब थोड़ा वंशानुगत हो गया तो स्पेशल एक ही बनेगा, जैसे मैं राजा हूं तो मेरा बेटा ही बनेगा, इज्जत करनी पड़ेगी। पहले तो कोई बीच में जाता था, इस वजह से इज्जत करने लग गए थे, गरिमा बढ़ गई थी उसकी कुल मिला के। तो राजा यहाँ पर शक्तिशाली और गरिमामय हो गया। कहां तक, उत्तरवैदिक काल तक आते आते क्षेत्रवादी साम्राज्य स्थापित होने लग गया था और जो राजा था वो शक्तिशाली और गरिमामय हो गया था। उत्तरवैदिक काल में जो राजा थे वो उपाधि धारण करने लग गए थे, टाइटल्स, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग उपाधियां धारण करने लगे थे। कौन, राजा। समझना प्लीज। ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये बीच में रहेगा, ये मिड वाला रहेगा, इसको भी देखिए। देखो अब मैंने कहा था कि क्षेत्रवाद यहां पर हावी होने लग गया था, सब राजा अपना अलग अलग क्षेत्र बनाने लग गए थे। तो ऐसे राजा जो पूर्व की दिशा में रहते थे, जिनका क्षेत्र पूर्व की ओर था, उन्होंने एक उपाधि धारण की, सम्राट। कौन सी उपाधि धारण की उन्होंने, सम्राट की उपाधि धारण की। हम पढ़ते ना सम्राट अशोक, है ना, सम्राट अशोक बिहार का था, बिहार मगध बिहार पढ़ता है ना, मगध में आज बिहार कहलाता है। तो बिहार की साइड है, पूर्व की साइड है, तो उपाधि कौन सी धारण की उन्होंने, सम्राट। सम्राट अशोक यह सही है। दूसरा, नॉर्थ की बात करें तो जो नॉर्थ वाले राजा थे उन्होंने उपाधि धारण की थी विराट की। कौन सी उपाधि धारण की थी उन्होंने, विराट की। विराट कोहली नहीं है, अपना विराट कोहली ना, उसको मान लो भाई ये राजा था उस समय का, ये विराट कोहली तो अलग है। ये राजा थे उत्तर दिशा के, इन्होंने विराट की उपाधि धारण की थी, है ना। कौन सी दिशा के, उत्तर दिशा के ना। और पूर्व दिशा की क्या उपाधि धारण की थी, पूर्व दिशा के जो राजा थे उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, सम्राट की। अब मैं बात करूं पश्चिम वालों की, कि जिनका क्षेत्र पश्चिम में था उन्होंने किस उपाधि को धारण किया था, इन्होंने उपाधि धारण की थी स्वराट। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, स्वराट की उपाधि धारण की थी। जिन राजाओं का क्षेत्र दक्षिण में था उन्होंने उपाधि धारण की थी एकराट। कौन सी, यानी उत्तर में है विराट, दक्षिण में है एकराट, पूर्व में है सम्राट और पश्चिम में है स्वराट। अब बीच में भी बचा, बीच वाले भाई एक तो साइड में कोने में गया, एक ऊपर गया, एक नीचे आ गया और एक इस साइड में गया। बीच वाले में किसी का अधिकार होगा ना, जिसमें बीच में जिस राजा का क्षेत्र होता था उसको उपाधि मिलती है भोज। उसको उपाधि क्या मिलती है, भोज की उपाधि मिलती है। तो राजा मतलब उत्तरवैदिक काल तक आते आते उपाधि धारण करने लग गए थे और अलग अलग क्षेत्र के आधार पर इन अलग उपाधियां अलग अलग मिलती है। ठीक है, तो लिखो एक बार इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। लिखो इस काल में, लिख ले, इस काल में क्षेत्रगत
इस काल में क्षेत्रगत, यानी क्षेत्रवादी है, क्षेत्रगत कुछ लिख लो ना, क्षेत्रवादी लिख लो, क्षेत्रगत लिख लो। इस काल में क्षेत्रगत साम्राज्य का, इस काल में क्षेत्रगत साम्राज्य का गठन होने लगा, क्षेत्रगत साम्राज्य का गठन होने लगा। नेक्स्ट देखो, इस समय राजा, इस समय राजा का पद, इस समय राजा का पद शक्तिशाली और गरिमामयी हो गया। शक्तिमान बन गया, शक्तिशाली और गरिमामय हो गया। नेक्स्ट देखो, राजाओं ने निम्न उपाधियां, राजाओं ने निम्न उपाधियां धारण की। Adopt many titles of kings in this time period. क्या बात है, मेरी इंग्लिश में अच्छी है, पीएचडी करूंगा फिर इंग्लिश में। लिखो, ये बना लो इसे कैसे ना, ईस्ट में सम्राट, नॉर्थ में विराट, वेस्ट में स्वराट और साउथ में एकराट और बीच में भोज। हाँ, ऐसे कैसे बनाना है इसको, इसको ऐसे कैसे बनाना है? बना लो। अब राजा क्या है कि कई सारे यज्ञ और समारोह का आयोजन करने लग गया था। यज्ञ का आयोजन करता, समारोह का आयोजन करने लग गया था इस समय। यानी कि राजा यज्ञ और समारोह का आयोजन करने लग गया। ये लाइन लिख लो चलो पहले, फिर आगे बात बढ़ेंगे। इसमें देखो, इस समय, नेक्स्ट लिखो, इस समय राजा कई यज्ञ समारोह का, इस समय राजा कई यज्ञ समारोह का आयोजन करने लगा। यज्ञ समारोह ना, कई यज्ञ समारोह का आयोजन करने लगा। ठीक है, अब अलग अलग यज्ञ पढ़ते हैं, कौन कौन से यज्ञों का वो आयोजन करता था। पहला यज्ञ देखेंगे हम, राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ नाम सुना है तुम लोगों ने? राजसूय का नाम सुना है कभी? नहीं सुना? महाभारत रामायण नहीं देखी? हाँ, वो तो मैं बताऊंगा ना, नाम तो सुना है ना। हाँ भाई, रामायण महाभारत में नाम सुन लेते हैं कभी कभी, तो ऐसे भी सुन लेते हैं राजसूय यज्ञ के बारे में। उसके बारे में बताऊंगा मैं बता रहा हूं। देखो होता क्या है राजसूय यज्ञ में, क्या होता है राजसूय यज्ञ में, जब कोई नया राजा बनता है ना, उसका राज्य अभिषेक होता है, तो उस राज्य अभिषेक या उसके राज तिलक की खुशी में एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है, और उस यज्ञ को बोलते हैं राजसूय यज्ञ। यानी कि राजा के राज्य अभिषेक के दौरान किए जाने वाले यज्ञ को बोलते हैं राजसूय यज्ञ। राज्य अभिषेक के दौरान जब कोई राजा नया बनता था ना, तो इस समय जनता की भावना को बढ़ाने के लिए, जनता से घनिष्ठता मित्रता बढ़ाने के लिए, भाई तुम और मैं एक ही हैं, हम अलग नहीं है, ये दर्शाने के लिए इस यज्ञ के दौरान राजा खेती करता था, यानी खेत जोतता था। खेत जोतना इस यज्ञ के दौरान, खुद राजा हल चलाता है खेत में जाकर,
इससे क्या होता है कि जनता के बीच में एक ही चीज है कि यार राजा भी अपने जैसा ही है, हम भी खेती करते हैं, राजा भी खेती कर रहा है। उस वजह से वो खेती वेती करता था। फिर इस यज्ञ में राजा के जितने भी मंत्री है ना, वो सब मंत्री राजा को अपने घर खाना खाने बुलाते हैं। खाना खाने बुलाते क्या है, राजा पूरी तरह जबरदस्ती दरबार में बोल देता है कि आज तेरे घर, आज तेरे घर, आज तेरे घर। इससे होता क्या है कि जब राजा मंत्रियों के घर पे जाके खाना खाएगा ना, तो मंत्री सोचेंगे यार आज राजा मेरे घर पे खाना खाने आया है, तो उससे इज्जत बढ़ेगी राजा के दिनों में, और थोड़ा एक वो होता है ना, ये अच्छा बढ़ जाता है दोनों के बीच में रिलेशन। तो इस वजह से राजा ने सबके मंत्रियों के एक दिन पकड़ लिया था। जैसे 12 मंत्री है तो 12 दिन का जुगाड़ हो गया आज तो एक दिन इसके जाएगा, एक दिन उसके, एक दिन उसके। आज भी तो होता है ना, नहीं देखते क्या? आज भी जब चुनाव, अभी चुनाव आएंगे, जब भी चुनाव आते हैं तो ये इतने मंत्री संतरी ना पड़े, नेता नाम ले, ये सब नेता जाते हैं खाना खाने, खाते ना खाना, गरीबों के घर में जाएंगे, कहीं छोटी जाति होती है उनके पास जाते हैं, वहां जाके खाना वाना खाते हैं ना। तो ये भी उसी से मोटिवेटेड है, राजनीति वहीं से आई हुई है। इस समय भी राजा खाता था। अब वो चीज देखो, मैंने जब इतिहास पढ़ाना स्टार्ट किया था तुम लोगों को, तो इतिहास की मैंने डेफिनेशन लिखाई थी कि अतीत में घटित वो सभी घटनाएं जो आज मानव जीवन पर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक डाल है ना, राजनीतिक रूप से प्रभाव, तो इन रूप से प्रभाव डालते उसको इतिहास कहते हैं। तो इसको इतिहास कहते हैं। उस समय भी राजा ऐसा करता था और आज भी राजा, क्योंकि नेता हो गया, लोकतंत्र आ गया, तो ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह यही नेता है पड़े तो आज वो भी इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसका एक पॉजिटिव वे ये था कि जनता में राजा के प्रति सहानुभूति बढ़े, राजा के प्रति विश्वास बढ़े। इस वजह से वो जिमड़े जाते थे इनके ना, यानी भोज पर आमंत्रित करते थे इसके मंत्री को, भोज पर आमंत्रित। किस यज्ञ के दौरान? राजसूय यज्ञ के दौरान। तो लिखो इसमें, इस यज्ञ का आयोजन राजसूय यज्ञ में, तू इतने से क्या करा था लिखाओ, क्या लिखा है मैं भूल गया। नहीं, इस यज्ञ में कितना लिखा है? हाँ, इस यज्ञ का आयोजन राज्य अभिषेक के दौरान किया जाता था। इस यज्ञ का आयोजन राज्य अभिषेक के दौरान किया जाता था। राज्य अभिषेक के दौरान किया जाता था। नेक्स्ट सेंस लिखो, इस यज्ञ के दौरान राजा खेत की जुताई करता था। इस यज्ञ के दौरान राजा खेत की जुताई करता था, है ना, जोतता था खेत को। नेक्स्ट सेंस लिखो, इस यज्ञ के समय उनके मंत्री राजा को भोज के लिए आमंत्रित करते थे। भोज यानी जिमड़ा ना, जिमड़े के लिए बुलाते थे इसको, राजा को भोज के लिए आमंत्रित करते थे। देखिए, ये तो हो गया पहला यज्ञ, राजसूय यज्ञ। अगला यज्ञ लिखो, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। अब देखो, हमने राजसूय यज्ञ करा के राजा बना दिया ना राजा, हाल ही में राज्याभिषेक कर गए। अब राजा बनाए नया नया, तो राजा अपना साम्राज्य बढ़ाएगा। ये तो है नहीं कि आज इतना सा है तो इसमें जीवन यापन करें। साम्राज्य, हर राजा बढ़ाता है साम्राज्य, कोई सा राजा हो। जैसे मान लो ये ए राजा है, यहां पर ये बी राजा है, यहां पर ये सी राजा है, और यहां पर ये डी राजा है, ठीक है ना। एबीसीडी राजा है, हमने माने बोल दे। ये राजा हमने अभी भी इसका राज्याभिषेक किया है, इसको मुकुट बनाया है, ए वाले को, है ना।
अब ये अपने राज्य का विस्तार करेगा। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि जो राजा है वो राजा एक घोड़ा छोड़ता था, है ना, एक घोड़ा छोड़ता था और घोड़ा छोड़कर ये अनाउंस करता था कि ये घोड़ा जहां तक जाएगा ना वहां तक मेरा साम्राज्य होगा, और जो कोई इस घोड़े को पकड़ लेगा ना उसको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। बाकायदा तुमने रामायण देखी है, मुझे पूरा विश्वास है देखी होगी, क्योंकि तुम हिंदू हो, देखी होगी, सनातन धर्म के हो। लॉकडाउन में चलाई भी थी गवर्नमेंट के द्वारा, रामायण देखो तो उसमें लव कुश का जो सीन आता है वो राम के उसको पकड़ लेते हैं। तो राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उस अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा छोड़ा था साम्राज्य विस्तार के लिए, तो फिर लव कुश पकड़ लेते हैं, युद्ध होता है। वो चीज सेम की सेम यहाँ है। ये राजा एक और अनाउंस करता था कि ये घोड़ा जाएगा ईश्वर की कृपा से, कि ईश्वर चाहेगा ना वहां ये घोड़ा जाएगा, कोई पाबंदी नहीं है, घोड़ा अपने आप चलेगा, और ईश्वर की कृपा से ये घोड़ा जहां तक जाएगा वो राज्य मेरा होगा। एकदम गलत बात, इसमें ईश्वर की कोई कृपा नहीं रहती है, इसमें कृपा राजा की रहती है। कैसे? ये देखो, ये था, ये घोड़ा छोड़ रहा है, ये बड़ा राज्य है, इसका कचुम्बर निकाल देके जाएगा, है ना, ये दो छोटे छोटे राज्य है। ये राजा अपने घोड़े को इस साइड नहीं छोड़कर इधर छोड़ता है, इधर चला पड़े, इधर नहीं जाना, गलती से भी इधर आता है, फिर तो इस वाले क्षेत्र में टेरिटरी में घुसा, इस वाले टेरिटरी में घुस के ये राजा इसको बोलता है कि मेरा घोड़ा तेरे पास आ गया, अब तेरा साम्राज्य मेरे अधिकार में, जरा चुचपड़ करेगा तो सल्टा देगा इसको, है ना, क्योंकि छोटा सा है ये। फिर वो इधर से घूमता आएगा, इधर इस वाले में आएगा, इसको भी इस पर भी अधिकार कौन देगा? कौन? ये वाला राजा, और वापस घूम घूम के व्यवहार जाएगा। अरे गलती से इधर चला गया तो इसका कसूर निकल जाएगा। भाई अधिकार नहीं करेगा, खुद पे अधिकार हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा समय देकर। तो राजा जिस दिशा में इसको छोड़ देते ना उस दिशा में ही ये अपना क्षेत्र पर अधिकार करते थे। ये चीजें बस याद रखना, कहीं बताई नहीं है, मैं तो काम की चीज लिखनी है। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया जाता था, यानी साम्राज्य विस्तार के लिए जो यज्ञ होता था ना उसको बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। कैसे छोड़ दिया घोड़े को ये मैंने भी बता दिया, ना, तो लिखो अश्वमेध यज्ञ में लिखो। इस यज्ञ का आयोजन साम्राज्य विस्तार के लिए करता था, या होता था, ऐसे लिखना, करता था नहीं, होता था, ऐसे लिखो ना। इस यज्ञ का आयोजन साम्राज्य विस्तार के लिए होता था, साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। देख लिया, ये हो गया अश्वमेध यज्ञ। अगला एक लिखो वाजपेयी यज्ञ। तीसरा वाजपेयी यज्ञ। अब देखो इस यज्ञ में क्या होता है। इस यज्ञ में जो राजा है ना वो अपनी जनता का टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, अपनी जनता को खुश रखने के लिए खेल का आयोजन करता है, खेल का आयोजन करता है। और मोस्टली कौन सा खेल? घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़ का आयोजन करता है इस वाजपेयी यज्ञ में। अब घोड़ों की दौड़ में एक उसका आयोजन कर रहा है और भाई खुद पार्टिसिपेट करता है, राजा भी उस खेल में भाग लेगा, ठीक है। अब राजा के साथ कुछ जनता भी है, वो भी पार्टिसिपेट ले रही है, उसमें भाग ले रही है। बाय द वे राजा हार जाए तो बेइज्जती होगी राजा की, हार जाए तो हार जाए यार, वो हो सकता है कोई अच्छा घुड़सवार राजा सही निकल जाए। और ऐसा कहा जाता है कि इस यज्ञ में हमेशा राजा ही जीतता था। खेल का आयोजन करता है इस यज्ञ के दौरान, जो होती है घोड़े की दौड़, इसमें जनता और राजा दोनों भाग लेते हैं और इसमें हमेशा राजा ही जीतता है। जीतता नहीं है, जितवाते हैं राजा। कैसे जितवाते हैं? 5 आदमी, 5 के बीच में एक राजा भी है, उन सबको बोलते हैं कि अगर राजा का घोड़ा 12 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चल रहा है ना तो तुम्हारा 8 से चलना चाहिए। ज्यादा बकल है तो फिर देख लेना बाद में, अभी तो जीत जाएगा तू, फिर बाद में हमारे पास आएगा। दूसरा, राजा का 12 चल रहा है, तुम्हारा 8 या 9 पे चलना चाहिए, 10 पे चला लो, लेकिन राजा से तेज नहीं बिगड़ना, ठीक है साहब। दूसरा, अगर राजा आराम कर रहा है तो तुम भी आराम करोगे, कहीं आगे निकल जाओ तो राजा जब आराम करेगा तो तुम्हें भी आराम करना है। राजा तेज चला रहा है तो तुम्हें धीरे चलाना है, तो जीतना है तो राजा, फिर राजा कैसे नहीं जीतेगा। तो ऐसे नीतियां बढ़ाते थे और ऐसी नीति बनाकर राजा को जितवाते थे। सही बात है, राजा हार जाएगा तो फिर
बेइज्जती करनी चाहिए ना, तो लिखो वाजपेयी यज्ञ। इसमें लिखो इस यज्ञ के दौरान, इस यज्ञ के दौरान राजा खेल गतिविधियों का, इस यज्ञ के दौरान राजा खेल गतिविधियों का, खेल गतिविधियों को बैठ बिल्कुल घोड़े की दौड़, घोड़े की दौड़, घोड़े की दौड़, खेल गतिविधियों का आयोजन करता था। वो एक कहावत है ना कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, है ना, वो आगे आएगी भी। वो कहावत कैसे बनी वो बताऊंगा, या तो आज की क्लास में, कल की क्लास में किसी आएगी, तब आएगी। क्या लिखा है मैंने? हाँ, नेक्स्ट सेंस लिखो। इन खेल गतिविधियों में, इन खेल गतिविधियों में स्वयं राजा भी भाग लेता था, स्वयं राजा भी भाग लेता था, तथा हमेशा जीतता था, हमेशा विनर रहता। तो भाई साहब घुड़सवार था, तगड़ा वाला, है ना, बहुत तेज घोड़ा चलाना पड़ता उसका। लिख लिया? ये हो गए यज्ञ, मोस्टली 3 यज्ञ थे, एक तो रासु यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ और एक वाजपेयी यज्ञ। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थितियां पढ़ रहे हैं। तो जब मैंने ऋग वैदिक काल पढ़ाया था तब मैंने कुछ राजनीतिक संस्थाओं के नाम बताए थे ना, कौन कौन सी थी? आप बताओ कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी? मुझे पता है ना, परसों पढ़ाया था मैंने। सभा समिति और एक इससे पहले वाली विदत, है ना, विदत, सभा और समिति, है ना, और इस बस ये 4 जो समितियां थी ये राजा की सहायता के लिए बनाई गई थी। उस समय तक तो हमने देखा था कि विदत सबसे प्राचीन संस्था है। विदत, सभा और समिति का जो वर्चस्व था ये शक्तिशाली थी, है ना, अपने आप में शक्तियां थी, अधिकार थे इनके पास उस समय तक। उत्तर वैदिक काल में भी हमें विदत का उल्लेख मिलता है। इस समय भी विदत संस्था थी जो राजा की सहायता करती थी। उस समय मैंने देखा था कि सभा और समिति है, सभा किसका समूह था? कुलीन या वरिष्ठ लोगों का ना, और समिति जनप्रतिनिधियों का, और इनके पास अच्छी खासी पावर भी थी उस समय तक, सभा और समिति के पास। उत्तर वैदिक काल तक आते आते इन दोनों की शक्तियां कम होने लग गई। सभा और समिति जो शक्तिशाली थी वो इस समय तक आते गए शक्तिशाली नहीं रही। एक वेद आता है अथर्ववेद। इस अथर्ववेद में सभा और समिति को, सभा और समिति दोनों है ना, इस अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति यानी राजा, प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है। प्रजापति की 2 बेटियां हैं ये, सभा और समिति, और ये शक्तिशाली नहीं रही थी, इनकी शक्तियां कम हो गई थी उत्तर वैदिक काल तक आते आते। तो लिखो नेक्स्ट लाइन से, यज्ञ पूरे हुए, अब राजनीतिक स्थिति में पढ़ रहे जो आगे से लिखो। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता। विदत का उल्लेख नहीं मिलता। नेक्स्ट सेंस लिखो, सभा और समिति, सभा और समिति की शक्तियां कम हो गई। सभा और समिति की शक्तियां कम हो गई। नेक्स्ट सेंस लिखो, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में सभा और समिति को
अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। दो पुत्रियां बताया गया है, ठीक है। उसमें राजा को अपनी स्व इच्छा से जनता एक टैक्स देती थी, एक कर देती थी, जिसे क्या बोलते थे? राजा को वहां की जनता या प्रजा है जो अपनी स्व इच्छा से स्वेच्छा कर देती थी, जिसे बोलते थे बलि या भेंट। बलि या भेंट बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में भी यह बलि या भेंट प्रचलित थी, है ना। इसमें भी राजा को बलि या भेंट दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी। और ऋग्वैदिक काल में थी क्या? ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना थी क्या? उस समय भी नहीं थी और इस समय भी नहीं है ना। तो लिखो नेक्स्ट लाइन। राजा को दिए जाने वाला कर, राजा को दिए जाने वाला कर बलि या भेंट कहलाता था। राजा को दिए जाने वाला कर बलि या भेंट कहलाता था, बलि या भेंट कहलाता था। क्लियर? नेक्स्ट सेंस लिखो। इस समय राजा कोई स्थायी सेना, इस समय राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। कब? उत्तर वैदिक काल में। यह हो गई उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। हमने भौगोलिक स्थिति देखी, राजनीतिक स्थिति देखी। अगली हेडिंग लगाओ, सामाजिक स्थिति। अच्छा, पढ़ नहीं पाते? पहले क्या याद है? पढ़ गए थे क्या? परसों का आए थे आप? परसों का याद है? हाँ की बात की मैं मानता हूँ कि ज्यादा लिखाते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि और सब्जेक्ट भी होते पढ़ने के लिए, इतना टाइम नहीं रहता कि हम पढ़ लें। कोई बात नहीं, सामाजिक स्थिति में कल करा दूंगा, हैं? कल करा दूं पक्का? आज तो पढ़ के आओगे? हाँ, तो कल टेस्ट 1 घंटा थोड़ी होगा, आधे घंटे का टेस्ट है। 20 क्वेश्चन सारे आएंगे, हाँ? 20 क्वेश्चन आएंगे। बन गया पेपर तुम्हारा? पेपर आउट करो क्या, है ना? 20 क्वेश्चन आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कल टेस्ट है। हाँ, ऑप्शन आ गया। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, है ना? आपने पिछला टेस्ट नहीं दिया था यार? अच्छा, हाँ नहीं दिया होगा। पहले टेस्ट हो गया ज्योग्राफी का, है ना? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। कल टेस्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का, पढ़ गया ना? इसे जो टॉप आएगा उसको प्राइज मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता, बस इसमें हवा टाइट हो जाती है। बस है के कल आएगा, तो भी कल टेस्ट देना है कल, ना? तो 10 बजे आना है। 10 से 10:30 टेस्ट है, 10:30 से 11 क्लास है, ठीक है ना? आधे घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है? बाकी पढ़ेंगे क्या? 20-20